नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान देश में किस तरह से फसलों की खरीद हो रही है, इसको लेकर क्या तैयारी हुई है और किसानों को क्या फायदा हो रहा है, इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नेफेड के एमडी संजीव कुमार चड्ढा साहब। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा और कि लॉकडाउन के दौरान हालांकि सरकार ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है कि फसलों की खरीद की जाए, लेकिन आपके हिसाब से चूंकि आप एक बाइंग की एजेंसी हैं और आपको ही देश भर में खरीद करनी है सरकार के द्वारा, तो क्या तैयारी है और किस तरह की बाइंग अभी हो रही है रबी फसलों की? देखिए मृत्युंजय जी, जैसे आप जानते हैं कि रबी की फसलों में हम मुख्यतः चना, मस्टर्ड, मसूर और कुछ स्टेट्स में थोड़ा बहुत मूंग आता है, तो ये प्रोक्योरमेंट करना होता है। तो लेकिन जो कोविड की परिस्थिति देश में उत्पन्न हुई उससे काफी दिक्कत हुई लोगों को भी मूव करने में। तो सरकार की तरफ से काफी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रिलैक्स की गई, किसानों को मंडियां खोली गई, उनको आने जाने की परमिशन थी शुरू में। तो अभी तक हम लोगों का ये था कि जितने सेंटर पिछले साल हमने खोले थे जब नॉर्मल स्थिति थी, हमने ऑलमोस्ट डबल सेंटर उससे कर दिए सो दैट किसान को ज्यादा दूर जाना न पड़े। आज की डेट में जैसे हम बात कर रहे हैं तो 4000 के आसपास सेंटर हमने खोले हैं। तो अभी कुछ स्टेट्स में तूर अभी आ रही है, तो हमने 7 लाख टन के आसपास तूर खरीदी है और चना जो है 13 लाख टन हो गया है और मस्टर्ड भी 7.5 लाख टन हो गया। तो ये खरीद आने वाले महीने तक जारी रहेगी, जुलाई 15 तक। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में अगर आप देखेंगे 19 लाख टन से ज्यादा हमने पल्सेस और ऑयल सीड्स खरीदे अभी तक। तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, इतनी रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी। और पहले हम देखते थे कि पेमेंट के लिए किसान को दूर लगानी पड़ती थी और ज्यादा समय लग जाता था। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं 3 से 5 दिन में किसानों को पेमेंट हो जाए। तो लॉकडाउन होने के बावजूद पूरे इस प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करना और एफिशिएंट करना, उसकी तरफ हमारी पूरी लगातार चेष्टा है। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपने 19 लाख टन की खरीद की है पल्सेस की, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है, और आपने कहा कि ये 15 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगी। तो क्या 15 जुलाई तक चने की या जो बाकी पल्सेस है या बाकी कमोडिटी है उसकी खरीद कंटिन्यू रहेगी सर? देखिए, आपको मालूम है कुछ जगह में बारिश हो गई है, तो जो खरीद है वो उसमें बाधा थी। तो कुछ स्टेट्स ने अभी प्रस्ताव भेजा है कि हमारे यहाँ एक्सटेंशन किया जाए, प्रोक्योरमेंट का टाइम ज्यादा दिया जाए। तो भारत सरकार ने बहुत लिबरली सबको कहा है कि जितना भी आप एक्सटेंशन चाहें, जब तक हमारे जो रजिस्टर्ड किसान हैं वो हम कवर नहीं कर लेते हैं तब तक हम एक्सटेंशन करेंगे, और जब तक मार्केट में रेट एमएसपी से नीचे हम कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत तो ये एक ऐतिहासिक जो ये बहुत ही बड़ी बात है दी जी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जब तक एमएसपी से नीचे है भाव तब तक आप खरीद करते रहेंगे, और जो रजिस्टर्ड किसान है जब तक उनका पूरा माल बिक नहीं जाता है तब तक आपकी खरीद जारी रहेगी, भले ही तारीख आगे कितनी भी बढ़ानी पड़े, क्योंकि बारिश को लेकर भी कई जगह दिक्कतें आ रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अब मेरा आपसे सवाल एक सवाल ये होगा चड्ढा जी कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि किसानों को नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए एमएसपी पर बड़े पैमाने पर खरीद हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब बेचने की बारी आती है तो कई बार आपको नुकसान में बेचना पड़ता है और सरकार को राजस्व का घाटा होता है। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आगे आपको नुकसान में नहीं बेचना पड़ेगा, या फिर आप एमएसपी से कम के भाव पर नहीं बेचेंगे जो आप खरीद रहे हैं अभी? देखिए, आपका बिजनेस चैनल है, तो जब हम खरीद रहे हैं तो हमें पता है कि मार्केट के रेट से हम कम रेट है उससे ऊपर हम खरीद रहे हैं। तो ये मान के चलना है कि शुरू में ही हमें लॉस है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ क्रॉप्स में जब खरीद बंद होती है तो रेट बढ़ता है, जैसे कोपरा है, चना भी है, कई बार रेट बढ़ता है उसका। अभी मूंग का रेट एमएसपी से ऊपर चल रहा था। तो जो खरीद बिक्री जब हम करते हैं तो जो उस समय का प्रिवेलिंग रेट होता है उसके अनुसार हम बिक्री करते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार बिक्री, लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम इसको प्रॉफिट में बेचें। बट लेकिन डिमांड सप्लाई का जो सिनेरियो अगर चेंज होता है, हमारे फेवर में होगा तो प्राइस अच्छी मिलती है, अगर हमारे अगेंस्ट में होगा, ज्यादा डिमांड कम है और हमारे पास जैसे चना है सप्लाई ज्यादा है, तो हमें रेट मिलेगा कि नहीं
वो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उस समय जब हम बेचेंगे जरूर हम चेष्टा करेंगे कि हमें अच्छा रेट मिले। हाँ, ये आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे भाव पर जो माल आपने खरीदा है उसे अच्छे भाव पर आप बेचेंगे, इस बात की कोशिश आप करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसको लेकर के आपकी तरफ से प्रयास होगा। मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि करीब 27 लाख टन के आसपास का टारगेट आपने चना खरीद कर रखा है। क्या आपको उम्मीद है कि इतना खरीद लेंगे आप, या इससे कुछ कम रहेगा या इससे ज़्यादा होगा? देखिए, अभी तक 13-14 के आसपास हो गया है, तो मुझे लगता है कि हम 20 के आसपास रहेंगे, 20-22 के आसपास हम रहेंगे, इतना कर पाएंगे। और सर, इसके अलावा जो बाकी चना किसानों को फिर कम भाव पर बेचना पड़ेगा मार्केट में, इसको लेकर कोई बंदोबस्त किया गया है? नहीं, देखिए, जो सरकार ने सैंक्शन किया है खरीदने के लिए 27 लाख, हमारी तो पूरी प्रतिबद्धता है ना कि हम ये खरीदेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान रजिस्टर्ड भी होता है, आते नहीं है। तो जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उससे हमें लग रहा है कि हम 20 लाख टन तो आराम से कर देंगे। अगर ज्यादा आएगा ज्यादा भी लेंगे, वो तो सरकार ने सैंक्शन किया तो हम मना नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, एक बात सर और, कि कुछ जगहों पर खरीद की रफ्तार थोड़ी धीमी है। ऐसी खबरें आ रही हैं कुछ जगहों से, एमपी में कुछ जगहों से। तो क्या खरीद की स्पीड को बढ़ाने की कोई योजना बनाई है आपने? एजेंसियों को कुछ निर्देश दिए हैं? खाली एमपी में एक प्रॉब्लम थी पहले, बहुत ज्यादा सरकार ने वहाँ एमपी सरकार ने गेहूं की खरीद की है, जो आज तक का रिकॉर्ड है हिस्ट्री में, और वो लोग उस पर फोकस थे। अभी गेहूं की खरीद बंद हो गई है, तो सब जगह में चने की खरीद हो रही है। और कुछ जो 10 जिले हैं, आपको पता है, जो कुछ जिले हैं जहाँ पे तेवड़ा आता था, तो तेवड़े को हम शुरू में नहीं खरीद कर रहे थे क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन थी 2% हम खरीदें या नहीं खरीदें। तो अभी जो सरकार का आदेश आया है कि अगर तेवड़ा है 2% से कम है तो हम खरीद सकते हैं। तो उसके बाद अब क्या हुआ है कि डेली अगर आप देखेंगे हमारे आंकड़े आने वाले जो दिनों में और इम्प्रूव करेंगे। अभी कुछ जगह में बारिश होगी, उस कारण से स्लो हो गया था, तो लेकिन मुझे आशा है कि एमपी में बहुत जोर से अभी खरीद होगी। और जहां जहां भी कहीं बाधा हुई है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रजिस्टर्ड फार्मर्स है हम सबको कवर करेंगे। ओके, कुछ कारोबारियों के बीच इस बात को लेकर र्यूमर भी रहता है कि आप 15 जून के आसपास आप खरीद बंद कर देंगे। इसका खंडन कर रहे हैं आप कि नहीं, खरीद अभी कंटिन्यू रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खरीद जब तक हमारे जो सैंक्शन क्वांटिटी है और किसान सारे कवर नहीं हुए हैं, सरकार तो एकदम हमें आदेश है कि हमें पूरा खरीद करना है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंशन हो जाएगा। उसकी चिंता किसानों को नहीं करती। अच्छा, तो आप कह रहे हैं किसानों को कोई चिंता नहीं करनी है, उसका पूरा माल यहाँ पर खरीदा जाएगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे मस्टर्ड को लेकर के होगा। क्या सरसों अभी मार्केट में आपकी बड़े पैमाने पर बेचने की कुछ योजना है क्या? नहीं, तो हमने तो आज से बेचना शुरू कर दिया। जहाँ पे अभी हम खरीद बंद कर चुके हैं जैसे, तो हमने खरीद में बेचना शुरू कर दिया है। वो तो अच्छा रेट अभी जहाँ मिलेगा हम बेचेंगे उसको। तो अभी आज से हमने कुछ स्टेट्स में बेचना शुरू कर दिया है जहाँ पे अभी खरीद नहीं हो रही, और एमएसपी के ऊपर उसको हम बेचेंगे। ओके, गुड। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, किसानों को भी तनाव होता है, तो जो किसान भाई हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? जिनके पास घरों में अनाज पड़ा हुआ है, फसल है, वो बेचना चाहते हैं, उसको लेकर चिंतित हैं, उनके लिए आपका ओवरऑल मैसेज क्या होगा? एक देखिए, जो हमारी जो स्कीम है उसके अनुसार जो जो सरकार ने सैंक्शन किया और जो जो उनकी फसल एमएसपी से नीचे अभी मार्केट में है, तो उसकी हम खरीद जरूर करेंगे। इतनी तो मैं किसान भाइयों को ये कह सकता हूँ कि चना, मसूर, मस्टर्ड, जहाँ भी रेट एमएसपी से नीचे हम खरीदेंगे। जो भी सैंक्शन क्वांटिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी है, हम निश्चय खरीदेंगे। और वो मैं किसानों को अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सैंक्शन सेंटर्स में आके बेचें और उसको बिचौलियों को और मंडी में मत बेचें, कम रेट पे मत बेचें। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कम रेट पर ना बेचें, बिचौलियों को ना बेचें, और एमएसपी के भाव पर सरकार खरीदेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कुमार चड्ढा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। तो कुछ बड़ी बातें यहाँ पर नेफेड के एमडी ने कही है, आपको एक बार फिर से बता दें कि मार्केट किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके ये कि कहीं से भी अगर आपके पास ये मैसेज आता है, कन्फ्यूज़न आता है कि 15 जून को या 20 जून को खरीद बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है।
आधिकारिक तौर पर नेफेड के एमडी ने अभी अभी ये बात कही है कि जब तक रजिस्टर्ड किसानों के पास माल पड़ा हुआ है, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इसके लिए 15 जुलाई तक की तारीख भी बढ़ाई जा सकती है। तो तारीख अभी खत्म हो जाएगी। इस तरह की खबरें अगर कहीं से भी आपके पास आ रही हैं तो ये गलत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी के ऊपर सरकार खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। 27 लाख टन का टारगेट फिक्स किया है चना खरीदने का, और ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये खरीद की जाए और खरीद की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। ये भी उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कम भाव पर अपनी फसल को ना बेचें। सरकारी सेंटर ऑन है, सरकारी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। आप उन सेंटरों पर जाएं और अपनी फसल की बिक्री करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आज के लिए आप ट्रेड कहां पर कर सकते हैं, ट्रेडिंग करने का मौका आपके पास कहां पर होगा। हमारे साथ ये बताने के लिए जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में आज के लिए क्या किया जाए? जी हाँ, हमने देखा कि कल के जो फेड के मीटिंग का आउटकम आया था, उसके बाद हमने आज गोल्ड में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी का मूव देखा है मार्केट खुलते ही, और प्राइसेस हायर लेवल्स पे ही सस्टेन हो रहा है। ओवरऑल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव तो काफ़ी पॉजिटिव है ही, और जो फेड का आउटकम था उसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लंबे समय तक क्लोज टू जीरो रखने की बातें कही है, जो ओवरऑल गोल्ड के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। और दूसरा जो कंसर्न है कि जो जॉब नंबर्स है वो अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, और जो जॉब्स की जो रिकवरी होगी उसके लिए भी काफ़ी लंबा समय लग सकता है पूरी तरह से रिकवरी के लिए। तो ये कुछ जो फैक्टर्स है वो गोल्ड के लिए फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। जो सेफर एसेट्स की जो बाइंग है वो हमने देखी पिछले 2-3 दिनों में दोबारा से गोल्ड में लौटी है और प्राइसेस में तेजी है। तो मैं समझता हूँ हल्की गिरावट में आज के दिन में भी दोबारा से खरीदारी करके चल सकते हैं। 47,000 के करीब के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ बाई करना चाहिए। 46,830 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 47,325 के करीब हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं आज के सेशन में। ठीक है, ठीक है। संक्षेप में सिल्वर और क्रूड में आज के लिए क्या किया जाए? करनी चाहिए, थोड़ा करेक्शंस मिलता है 48,750 तक, तो वहां बाइंग करना होगा। 48,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और 49,170 के टारगेट्स लेके चल सकते हैं। क्रूड में मुझे लगता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग आने का एक पॉसिबिलिटी लगता है। इन्वेंटरीज डेटा भी बढ़ के आए थे, तो क्रूड में एक इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के लेवल्स पे ही सेलिंग करके चल सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो तकरीबन 2950 के ऊपर का रखना होगा, और 2830 से 2820 के टारगेट्स आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये राय आपकी है। और इसके अलावा जिंक और निकल, ये दो काउंटर आपको ट्रेड के लिहाज से कैसे लग रहे हैं? देखिए, बेस मेटल्स में काफ़ी अच्छी रैली देखी थी हमने, और उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि जो कंसिस्टेंट लिक्विडिटी इन्फ्यूजन है ग्लोबल इकोनॉमीज में, उसकी वजह से थोड़ा एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ दिखा था, और बेस मेटल्स और जो रिस्कियर एसेट्स है उसमें काफ़ी अच्छी तेजी थी। बट अब कल के फेड के जो कंसर्न्स जो जताए है उसको देख के मुझे लगता है कि दोबारा से थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल यहाँ पर बेस मेटल्स में बन सकता है, जिसकी वजह से हमने एक हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर देखा है। तो जिंक में मुझे आज के सेशन में बिकवाली करने की सलाह लगती है। 163.50 के लेवल्स पे सेलिंग करना चाहिए। 165.10 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 161 पे टारगेट लगा के चल सकते हैं। सेम वेज निकल में भी करेक्शन लग रहा है, सेलिंग लगता है। 976 का लेवल पे सेलिंग करना चाहिए, 960 का टारगेट रहेगा, और 982 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए जिगर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।